हे एवरीवन, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चालू करते हैं आज का लेक्चर। और आज जो है हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी हम टेंथ में भी हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। उसका मतलब क्या होता है मेटलर्जी का, कि कोई भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी जैसे हमारे कार्बन, कॉपर और ये वगैरह वगैरह जितने भी एलिमेंट हैं इनका एक्सट्रैक्शन करना है हमें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में मतलब मोस्टली सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, आपको अर्थ के क्रस्ट में ऐसे नॉर्मली कार्बन नहीं मिल जाएगा, नॉर्मली कॉपर नहीं मिल जाएगा, ये सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, और इस कंबाइंड फॉर्म से इन्हें एक पर्टिकुलर मेटल में एक्सट्रैक्ट करना है अगर मुझे, तो वो मेथड जो वो कहलाती है मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी में दो मेन पॉइंट क्या आते हैं। एक चीज होती है मिनरल, ठीक है, दूसरी चीज होती है ओर। ठीक है, अब मिनरल का मतलब क्या होता है। मिनरल मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अर्थ की क्रस्ट में जो पाए जाते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जिनमें मेटल पाए जाएं, मतलब सही शब्दों में कहा जाए तो मिनरल क्या होता है, ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अर्थ की क्रस्ट के अंदर जिसमें मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं जिनमें। और क्या होती है, और मतलब ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे लिए आसान है, हमारे लिए फीजिबल है। ठीक है, ये मिनरल और ओर में बेसिक डिफरेंस होता है। मिनरल क्या है, जिसमें मेटल पाए जाते हैं ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जिनको हम निकाल सकते हैं माइनिंग करके। ठीक है, और ओर क्या होती है, ओर मतलब ऐसे मिनरल जिनमें से मेटल निकालना हमारे लिए आसान है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है। ठीक है, मतलब हमें उससे जो फायदा होने वाला, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या हो गया कि उसे, उस मेटल को हम जब निकालेंगे और उसे बेचेंगे या जो भी हम उसका यूज करेंगे तो वो हमारा फायदा ज्यादा होगा, इन सेंस कि जब हमें उसे निकालने में जितना हमारा पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी है उस मिनरल से, और मिनरल से मेटल को निकालना। तो ऐसे मिनरल कहलाते हैं और। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ये। ठीक है, कहाँ पे, अर्थ की क्रस्ट में। ठीक, और कंटेन्स मेटल। ठीक, ये 3 पॉइंट क्या हो गए। अब आप इसको अपने शब्दों में, आप मिनरल की डेफिनेशन या एनसीईआरटी के हिसाब से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेन 3 पॉइंट हो गए। और क्या होती है, दोज मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज, हम एक अच्छा शब्द कहें तो प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल एंड इजी। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, ओर। ठीक है, अब आपने बहुत सारे एलिमेंट्स की ओर का नाम सुना होगा, जैसे बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की। ठीक, फिर हेमाटाइट हो गया, हेमाटाइट किसकी है, आयरन की। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं बहुत सारे ओर्स के नाम। ठीक है, हमारे लिए मेन क्या है, बॉक्साइट की कुछ रिएक्शन जो हमने पढ़नी है। बॉक्साइट किसकी ओर हो गई, एल्यूमिनियम की ओर हो गई। ठीक है, मतलब है क्या ये, एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एक तरीके से। ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये। तो ये इस तरीके की और होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की। बॉक्साइट हो गई, आयरन की हेमाटाइट हो गई, फिर कॉपर की कॉपर पायराइट हो गई। ठीक है, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट और होती हैं। ठीक है, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, उसकी कोई खास ट्रिक नहीं होती, तो आप याद कर लीजिए। और मेनली आयरन की तो हम टेंथ में भी पढ़े थे। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो हमें याद करनी होंगी। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। इन मतलब मेटलर्जी क्या है, और क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मेटलर्जी में क्या क्या प्रोसेस होती हैं उनको हम देख लेते हैं। मेटलर्जी में मेनली कितनी प्रोसेस होती हैं, 3 या 4, जिसमें से पहली क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरी क्या हो गई,
अब आपने ओर को इनरिच कर दिया। दूसरी क्या हो गई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। ये दूसरी प्रोसेस है। इसमें भी इंक्लूड क्या होती है, एक दो प्रोसेस की भाई। सबसे पहले मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली है क्या कि भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। तीसरी, अब जो मेटल निकला है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे मतलब उसमें कोई मतलब इम्प्योरिटी है ही नहीं, हम सारी इम्प्योरिटी हटा चुके हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, और मोस्टली इम्प्योरिटी होती हैं। तो तीसरी क्या हो गई, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक, तो ये तीन मेन प्रोसेस होती हैं मेटलर्जी के अंदर। ठीक, पहली क्या हुई, इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट मतलब जो ओर आई है उसमें भी कुछ गंदगी होती है, उस गंदगी को, उस जो हमारे मतलब अर्दी पार्टिकल्स, अगर अच्छी भाषा में कहें तो अर्दी पार्टिकल्स या इम्प्यूरिटीज, उस अर्दी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, गैंग। ठीक है, गैंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल इम्प्यूरिटीज इन ओर। ये हुआ मेन गैंग का मतलब। तो गैंग होती हैं किसी भी ओर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, और उस गैंग को हटाने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हमने बोल दिया इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, या फिर बोले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बहुत सारे नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरी क्या, जब आपने ओर को प्योरीफाई करा, अब उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, और ऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर देंगे हम मेटल में। तो दूसरी क्या हो गई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। तीसरी, अब जो मेटल आया उसको हमें प्योर करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ये इनरिचमेंट ऑफ ओर से, बाकी दोनों को हम देखते हैं बाद। तो पहली प्रोसेस क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। हमें गैंग के बारे में समझ में आ गया, गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटी इन द ओर। ठीक है, अब गैंग को हटाने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, पहला, मतलब लिख लेते हैं हम पहले सारे तरीके। पहला हो गया क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा क्या हो गया, आप मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, फिर तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या हो गया, सल्फाइड ओर के लिए आता है, वो हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक, ये तीसरा। और चौथा हो गया लास्ट हमारा लीचिंग। ये चार मेन प्रोसेस हैं काय की, इनरिचमेंट ऑफ ओर की। ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब एक बार फिर से गैंग को हटाना। ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं ओर में उसको हटाना। ठीक, उसमें पहला आया हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब नाम से समझ में आ रहा है हमें, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक हमारे हाइड्रोलिक पावर प्लांट और वगैरह वगैरह हाइड्रोलिक जो सिस्टम होते हैं, मतलब अल्टीमेटली वाटर। ठीक है, मतलब आपको पानी का इस्तेमाल करना है सबसे पहली बात। और आप नॉर्मली सबसे पहले कुछ भी गंदगी हटाने के लिए नॉर्मल लाइफ में सबसे पहले सोचोगे कि पानी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस वही है हमारी हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक, आप, और ये बेस्ड काय पे है इसमें, मतलब जो हमारी इनरिचमेंट ऑफ ओर है उसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मतलब एग्जाम में लिखना, कंसेप्ट सिर्फ क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये सबसे पहले एक इसका पॉइंट, बेस्ड ऑन काय पे, ग्रेविटी। ये काय पे बेस्ड है, ग्रेविटी। एक तरीके का ग्रेविटी सेपरेशन है ये। क्यों, क्योंकि जो हल्की चीजें होंगी इसमें, आप पानी डालोगे जब ओर पे, मतलब जो भी अच्छे प्रेशर से आप जब पानी डालोगे, तो जो हल्की चीजें होंगी, हल्के गैंग पार्टिकल्स होंगे, वो वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब वो पानी के साथ चले जाएंगे, और जो आपको बचेगी वो एक और, मतलब मोर प्योर और बचेगी। ठीक है, तो ये बेस्ड काय पे है, ये ग्रेविटी, एक तरीके का ग्रेविटी सेपरेशन है ये। ठीक है, एक तरीके का ग्रेविटी सेपरेशन है। तो पहला हो गया हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा आ गया, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या करेगा, अगर और हमारे जो गैंग पार्टिकल्स हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का फर्क हुआ, जैसे कि जो ओर है, ओर जो मेनली ओर है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड है, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। या फिर इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि ओर के जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हैं, और जो ओर है वो अनअट्रैक्टेड है। अगर कुछ इस तरीके की ओर मिलती हैं, जो कि हमें मेनली काय की ओर मिलती हैं, आयरन की।
ठीक है। आयरन की मोस्टली ओर को हम कैसे इनरिच करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप मैग्नेट अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आओगे, उससे या तो ओर पार्टिकल्स चिपक जाएंगे या फिर आपके गैंग पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। तो ये दूसरी मेथड हो गई हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन की। ठीक, अब तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आती है, ये काय की है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसे हम मेनली कौन सी ओर के लिए, एक कुछ इंपॉर्टेंट, हर चीज़ के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। इसे काय के लिए यूज करते हैं हम, मोस्टली सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, मोस्टली हम इसे सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन इनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें भी कुछ 2-3 पॉइंट हम याद रख लें, उससे हमारा काम बन जाना है। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक तो हमारा होता है फ्रॉथ स्टेबलाइजर। ठीक है, एक हमारा फ्रॉथ स्टेबलाइजर होता है, दूसरा हमारा होता है कलेक्टर्स। ठीक है, एक्चुअली इसमें हम करते क्या है कि हम एक सस्पेंशन टाइप का बना लेते हैं अपनी ओर का। ठीक है, और उसके बाद हम उसको एक एक सिस्टम पूरा बनाते हैं, उसमें से फिर जो हम कलेक्टर्स या फ्रॉथ स्टेबलाइजर डालते हैं, तो वो फ्रॉथ फ्रॉथ को कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ, और दूसरी जो ओर पार्टिकल, ओ गैंग पार्टिकल्स हैं, वो हमारे अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का सेपरेशन मेथड ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद क्या करने हैं हमें, सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज किया जाता है। फिर फ्रॉथ स्टेबलाइजर इसमें डाले जाते हैं, एक दो फ्रॉथ स्टेबलाइजर के नाम याद रख लेना। तीसरा कलेक्टर्स, कलेक्टर्स के भी नाम याद रखना है, बस इसमें हमारा काम हो जाना है। ठीक है, खास डीप जाना नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं, ओर को इनरिच कर रहे हैं। ठीक है, आप 2 पॉइंट लिख दोगे कि भाई इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, इट इज इट कैन इट हैज फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स एंड कलेक्टर्स, उनके नाम दे देना, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक मेथड हो गई। चौथी क्या होती है, लीचिंग। तो ये इसमें हमारी रिएक्शंस एक दो इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। लीचिंग, ठीक है, चौथी मेथड है लीचिंग। अब लीचिंग काय पे बेस्ड है, लीचिंग, ठीक है, लीचिंग इट इज बेस्ड ऑन कि ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, लीचिंग जो प्रोसेस है वो हमारी सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। इसमें क्या क्या होता है कि भाई एक ऐसा सॉल्वेंट हम देखते हैं जिसमें और सॉल्युबल है हमारी। ठीक है, उसमें हमारी ओर सॉल्युबल है, और उस सॉल्युबल ओर में जब वो सॉल्युबल हो जाती है, हम उस सॉल्वेंट में डाल देते हैं अपनी ओर को, और जब वो सॉल्युबल होती है, और उससे फिर एक बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड टाइप का बनता है, और उस कंपाउंड को फिर से हम रिड्यूस करके हमारा मेटल निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्योरिफिकेशन भी हो गया, और एक तरीके से हमें मेटल भी बाहर मिल जाता है। ठीक है, तो ये लीचिंग है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड है। ठीक है, और दूसरा मेन पॉइंट, ये किस किस के लिए हमने यूज करी है, ये हमने बॉक्साइट, और बॉक्साइट कौन सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है। ठीक है, लीचिंग हमने उसके लिए यूज की है। दूसरा हमने एक सिल्वर, सिल्वर मेटल के लिए भी यूज किया हुआ है। ठीक है, सिल्वर मेटल के लिए भी यूज किया हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको सिल्वर मेटल में याद क्या रखना है, इसमें जब कंपाउंड बनता है तो हम Cn माइनस, जैसे NaCN है, ठीक है, NaCN, Cn जो है वो सॉल्वेंट है इसमें। सिल्वर वाले में आपको याद रखना है, सिल्वर और गोल्ड भी हम इसमें ले सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड की जब हम लीचिंग करते हैं तो उसमें NaCN एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं हम। ठीक है, और जब उससे कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि भाई सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग जब हम करते हैं तो NaCN का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम जिंक का काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन दी लीचिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड, जिंक एक्ट्स एज अ, मतलब चूज द करेक्ट में अगर हमें आ गया, तो जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिंक कैसे एक्ट करता है, जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें याद रखना है।
तो चार जो हमने प्रोसेस पढ़ी हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर की, उसमें बेसिक बात हमें क्या याद रखनी है कि किस चीज़ पे बेस्ड है वो, है ना। जैसे पहली काय पे बेस्ड है, ग्रेविटी सेपरेशन पे, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग काय पे बेस्ड है, ग्रेविटी डिफरेंस, मतलब दो जो ओर है और गैंग पार्टिकल है उसके बीच में ग्रेविटी का जो डिफरेंस है, ठीक है, कौन ज़्यादा भारी है कौन कम भारी है। दूसरी चीज़ हमने कौन सी पढ़ी है, जैसे हमने फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई तुम सल्फाइड ओर के लिए, मोस्टली काय के लिए यूज़ किया जा रहा है, सल्फाइड ओर के लिए। फिर एक हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक सेपरेशन, ये काय के लिए यूज़ की जा रही है, जब भाई डिफरेंस किस चीज़ में हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो शो करता है और गैंग, ठीक, मतलब कोई अट्रैक्टेड है मैग्नेट की तरफ, कोई अट्रैक्टेड नहीं है, तो फिर हम उस टाइम पे कौन से यूज़ कर देंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मोस्टली काय के लिए यूज़ की जाती है, आयरन ओर्स के लिए, ठीक। फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने कलेक्टर्स का यूज़ भी करना है और फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स का भी यूज़ भी करना है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक। फिर चौथी जो हमने पढ़ी है ये लीचिंग। लीचिंग जो है एक तरीके से काय पे बेस्ड है, सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। और जो है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाती है, उस सॉल्युबल से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम रिड्यूस करके मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमें प्योर ओर मिल जाती है, और ठीक है, मतलब उससे जो एक्चुअली क्या होता है, कंपाउंड जो है वो बना ओर का, मेन ओर पार्टिकल्स का, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए, ठीक है। तो हम जो बाहर अल्टीमेटली जो प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें बाहर चीज़ मिलती है वो एक प्योर ओर मिलती है, ठीक है, मतलब पहले से बेहतर ओर मिलती है। तो ये चार प्रोसेस हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि सिल्वर या गोल्ड की लीचिंग वाली प्रोसेस में आप NaCN एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हो, ठीक है। और NaCN के जब जब कंपाउंड बन जाता है हमारी ओर के साथ, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप जिंक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और एक और चीज़ अगर याद रख सको तो रख लेना कि बॉक्साइट में किस क्या हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, NaOH, ठीक है। तो दोनों में सोडियम है ही, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में सोडियम साइनाइड है, नाइट्राइल है, तो आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लीचिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो कि एक तरीके से रटने वाला टॉपिक है, तो उसमें कोई खास समझा नहीं सकते, तो वो आपको रटना ही पड़ेगा। पर मेन पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए वो आपको मुँह जुबानी ही याद होने चाहिए, वो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर खत्म होता है। अब जो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड प्रोसेस इन मेटलर्जी की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब आपने ओर जो है अब आपको प्यूरिफाई होके मिल चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब उससे मेटल निकालने की तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें हमें देखना है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं, पहला क्या, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में दो प्रोसेस हैं, क्या, पहले भाई कन्वर्ट करोगे जो भी ओर मिली है आपको, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ऑक्साइड में करने की भी दो प्रोसेस हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन पहले क्या करोगे आप, आपको सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं, आपको ओर मिली, आपने मतलब अंदर से, अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से ओर निकाली, ओर को आपने प्यूरिफाई किया, ठीक है, ये आपकी पहली थी। उसमें भी आपको चार ऑप्शन मिले कि भाई आप लीचिंग का इस्तेमाल करोगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे, या फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन करोगे, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको ओर जो है वो प्यूरिफाई होके मिल गई, ठीक। अब ओर प्यूरिफाई हो गई, अब दूसरी स्टेप क्या है कि भाई अब ओर में से मेटल निकालना है, ठीक है। अब उस मेटल निकालने को हमने दो स्टेप में बांटा हुआ है। पहले क्या करेंगे हम, पहले हम उस जो भी ओर है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल बना लेंगे। ये दो प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आती हैं। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल बनाने के लिए रिडक्शन एक इजी प्रोसेस है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड सबसे आसान है, ठीक है। किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम जो है पहले ऑक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से उसे हम रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस हैं, ठीक। अब रिडक्शन आपको मालूम है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हमारा क्लियर होना चाहिए भाई, रिडक्शन क्या है कि या तो रिडक्शन के तीन चीज़ें होती है कि भाई गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो वो रिडक्शन,
ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो वो रिडक्शन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो रिडक्शन। ठीक है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका मतलब अब तक तो याद हो ही गया होगा, वैसे 12th में आ गए हम तो। जैसे ऑक्सीडेशन है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है काय में, ऑक्सीडेशन में। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तीन चीजें हो रही हैं, तो इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगी इन रिडक्शन। क्या क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आप ये याद रख सकते हो कि जो हाइड्रोजन वैसा ही वो जो आप हाइड्रोजन के साथ हो रहा है वही का वही इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। अगर ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है। ठीक, तीसरा मतलब वही रिडक्शन में अगर आप देखें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहा है। तो ये याद करने का इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट ये हो गया। ठीक, कंसेप्ट नहीं रटने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा बेसिक बेसिक क्लियर ही है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड में दो मेथड होती हैं, आपने 10th में भी पढ़ी थी। एक होती है क्या, रोस्टिंग, और एक हो जाती है हमारी कैल्सिनेशन। ठीक, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो सेम, मतलब हीट करना है एक तरीके से। ठीक, पर है क्या एक में एब्सेंस ऑफ हीट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप कैल्सिनेशन करते हो, और रोस्टिंग कब करते हो आप, प्रेजेंस ऑफ, ये दो चीजें हमें याद होनी चाहिए। रोस्टिंग कब करेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और कैल्सिनेशन हम कब करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, ये तो मतलब 10th से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई खास कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का, कि भाई सी से कैल्सिनेशन और सी से ही कार्बोनेट। तो ये मेनली कौन सी ओर के लिए यूज की जाती है, कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। ये कौन सी ओर्स के लिए यूज की जाती है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके अलावा कुछ खास है नहीं कैल्सिनेशन रोस्टिंग में। पहला क्या, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। ठीक है, और रोस्टिंग जो है जस्ट अपोजिट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। दूसरा क्या, कि भाई सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर। तो कैल्सिनेशन मोस्टली कौन सी ओर के लिए किया जाता है यूज, कार्बोनेट ओर्स के लिए। कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, इस तरीके की ओर जो होती हैं। ठीक है, दूसरा इसके रोस्टिंग के लिए सिमिलर क्या है कि भाई सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें बेसिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे हीटिंग है एक तरीके से, तो हीट करना है हमें। ठीक है, करना हमें हीट ही है। अब हीट हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे, वो डिपेंड करता है ओर पे। अगर आपके पास कार्बोनेट ओर आती है तो आप कैल्सिनेशन लगाओ यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास सल्फाइड ओर आती है तो आप कौन सी लगा दो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी रोस्टिंग लगा दो। ठीक, हीटिंग ही करनी है हमें मेनली। तो जैसे कोई भी ओर है हमारे पास, उसका सबसे पहले तो हमने ओर हमें मिल गई, मान लो कोई भी एम ओर है। ठीक है, अब अगर इसको हम हीट कर देते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखता है, बिना यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो यानी गारंटीड। एक तो बात यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो ये कार्बोनेट ओर है, दूसरा हम ये प्रोसेस कौन सी कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कुछ ऐसा दिखता है हमें M+O2 और फिर हम हीट करते हैं, तो दो बात फिर से समझ में आती हैं कि एक तो ये सल्फाइड ओर है, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम रोस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो, तो हमने कर लिया अब काय में कन्वर्ट, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो हमारी ओर थी वो प्योरीफाइड ओर थी, उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का क्या रहता है कि भाई ऑक्साइड को अब रिड्यूस करो मेटल में। ठीक है, अब ऑक्साइड को रिड्यूस करना मेटल में, इसमें मोस्टली इस चैप्टर में तो हमें क्या क्या मिल सकता है, उसके लिए हमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करता है।
ठीक है। तो जो रिड्यूस करता है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, है ना। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब क्या होता है, दलाल, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिड्यूस हो करवाएगा, है ना, जो रिड्यूस करेगा दूसरे को। तो जो खुद दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही वाइस वर्सा उल्टा किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, जो ऑक्सीडाइज करवाएगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है, ये एक पॉइंट हमें समझ में आता है। अब क्या है, अब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे कि भाई कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कहीं कहीं कुछ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिलेंगी कि भाई कार्बन को यूज कर सकते हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर सकते हो, और आप तीसरा कोई मेटल को यूज कर सकते हो। मेटल के एग्जांपल में आप मैग्नीशियम ले सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम आप यूज कर सकते हो। अब किसको यूज करें किसको यूज ना करें, अगर आपके पास ये तीन ऑप्शन है तो आप किसको निग्लेक्ट करोगे और किसको मतलब टिक करोगे कि भाई इसको हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ओर की, इस पर्टिकुलर ऑक्साइड की रिड्यूसिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट जो है वो हमें पता चलते हैं काय के, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से। ठीक है, ये हमें काय से समझ में आएगा, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से। ठीक है, या फिर इसको अभी आगे चल के हम समझ में आएंगे काय से, इलिंगम डायग्राम से। एक और कंसेप्ट आएगा इलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, बेसिक बेसिक हमें सब कुछ 11th का थोड़ा सा तो याद होगा कि भाई डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी प्रोसेस हो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या बताता है कि भाई एनर्जी का चेंज क्या था। ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई थी कि एनर्जी गेन करनी पड़ी आपको रिएक्शन कराने में, या मतलब एंट्रोपी, इसको एंट्रोपी बोलते हैं, ये टेम्परेचर है, एंट्रोपी चेंज हुई थी, एंट्रोपी बढ़ी थी या एंट्रोपी कम हुई थी, ये वगैरह वगैरह। और डेल्टा जी इसका एक, इन दोनों का एक तरीके से सबट्रैक्शन है। ठीक है, तो जब कोई रिएक्शन तभी होगी, ठीक है, उसकी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो 1.5 साल भी लग जाए उस रिएक्शन को होने में, लेकिन वो होगी या नहीं ये बताने के लिए हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो कोई रिएक्शन तभी होगी जब उसका डेल्टा जी जो है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, ये हमें याद होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है, उसका डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जो डेल्टा जी है वो जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, ठीक है, यानी ये जो था ये इससे बड़ा था या छोटा था। अगर ये इससे बड़ा होता तो इसमें से इस मतलब इस पूरी क्वांटिटी से अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको माइनस करते तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आती। ठीक है, यानी इससे फिर हमारा डेल्टा जी का मतलब नहीं रहता, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन होगी, तो ये पॉजिटिव आता। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये हमें इससे बड़ी चाहिए। ठीक, ये पूरी क्वांटिटी इससे बड़ी चाहिए। अब टेम्परेचर तो आप पॉजिटिव ही लोगे, अब ऐसा तो नहीं आप बर्फ में रिएक्शन कराओगे तो जीरो नेगेटिव वगैरह वो तो करोगे नहीं, टेम्परेचर तो आप बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाओगे रिएक्शन करवाने के लिए आपको एड्सॉर्प्शन एनर्जी देनी पड़ेगी वगैरह। तो ये टर्म पॉजिटिव है। डेल्टा एस कोई रिएक्शन होने के लिए पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब कि कितने रैंडमनेस, मतलब फ्री कितने हैं अब मतलब आप जैसे अभी आप लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप कैद हो ना अभी, ठीक है, तो आपकी रैंड आपका डेल्टा एस बहुत कम है अभी, ऐसा सोच सकते हैं हम। ठीक है, डेल्टा एस मतलब कितनी रैंडमनेस है, कितने फ्री हो आप। ठीक है, तो मतलब खुले हुए हो, ठीक है, इधर उधर कुछ भी रैंडमनेस, रैंडम हो, कुछ भी कर सकते हो अभी, है ना। पर डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल बंधे हुए हैं, कम हो रही है। जैसे अगर आप देखें कोई रिएक्शन में इस तरफ सॉलिड प्रोडक्ट था, उधर जाके प्रोडक्ट जो है वो गैसियस बना, मतलब इधर पे रिएक्टेंट जो था वो सॉलिड था, उधर जाके जो आपका प्रोडक्ट आया वो गैसियस आया। तो सॉलिड में रैंडमनेस ज़्यादा है, मतलब आप कहो कि सॉलिड ज़्यादा इधर उधर भगता है या फिर गैस,
तो ऑब्वियसली गैस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है रेंडमनेस इधर से इधर जाने में बढ़ रही है, यानी डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब दूसरा, अगर कोई इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन देख लें कि भाई गैसियस टू सॉलिड जा रहा है, तो वो डेल्टा एस उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया हमें। तो मेन पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए कि फॉर अ रिएक्शन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, फॉर अ रिएक्शन टू अकर इट्स डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फॉर अ रिएक्शन टू अकर इट्स डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, और डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, दिस शुड बी लेस देन दिस। ठीक, और डेल्टा एस तो आप जनरली पॉजिटिव अगर आपको मिल रहा है तभी रिएक्शन होगी, तो ये अगर पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव होता ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये नेगेटिव होना चाहिए। आप एक बात बताओ, कोई भी रिएक्शन होती क्यों है, कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए, मतलब आपने थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ी है, तो भाई दुनिया में रिएक्शन हो क्यों रही हैं, ताकि हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन में आके हम तभी आएंगे जब हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हाइयर एनर्जी स्टेबल है या लोअर एनर्जी स्टेबल है, ऑब्वियसली लोअर एनर्जी स्टेबल है। ठीक है, जितना आप कम एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी। हाइयर एनर्जी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, लोअर एनर्जी शांत, है ना, चिल, कोई बात नहीं, कुछ सब सही है। ठीक है, तो वो लोअर एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है रिएक्शन में, कि इस डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज, मतलब कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी थी माइनस जो आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी। ठीक, तो अब देखो अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेस हुई इससे, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना। और हम चाहते यही है किसी रिएक्शन में कि भाई जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो, तभी तो हम स्टेबिलिटी के लिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। तो इसलिए डेल्टा एच भी ज़्यादातर हमें नेगेटिव चाहिए होता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली हमने थर्मोडायनेमिक्स पर क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी, फिर हमने पढ़ा भाई डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब नेगेटिव आएगा, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, वो जब नेगेटिव होगा तब हमें कंफर्मेशन आई कि भाई रिएक्शन तभी होगी जब डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना कि भाई जब भी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तभी वो रिएक्शन होगी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इलिंगम डायग्राम के बारे में पहले लिख लेते हैं कि भाई इलिंगम डायग्राम किसके लिए है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। इलिंगम डायग्राम किस चीज के लिए बताता है, किस रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट बताता है ये। ठीक है, इलिंगम डायग्राम है क्या एक्चुअली, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है। आपने अभी रिएक्शन देखी थी, एक इक्वेशन देखी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिएक्शन देखी। तो ये इसका वर्सेस इसका प्लॉट है, प्लॉट मतलब ग्राफ है। ठीक है, दिस वर्सेस दिस, मतलब यहाँ पे आप डेल्टा जी लोगे वाई एक्सिस पे और इधर पे आप डेल्टा एच लोगे। ठीक, ये इन दोनों का प्लॉट है। ओ, इधर पे आप क्या लोगे, टेम्परेचर लोगे। ठीक, यहाँ पे आप टेम्परेचर लोगे, ये इस दोनों का प्लॉट है। तो डेल्टा जी इसका वर्सेस इसका प्लॉट है, और कौन सी रिएक्शन के लिए प्लॉट है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए, यानी अगर कोई चीज़ आपको एम मेटल दिया हुआ है या कोई भी नॉन मेटल मेटल जो भी दिया हुआ है, उसमें आप ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे, उधर से आप एम एक्स ओ वाई इस तरीके का कोई ऑक्साइड बनाओगे डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसीज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस तरीके का आप एक प्लॉट बनाओगे, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट क्या बताता है, इलिंगम डायग्राम।
थोड़ी देर रुक जाए क्या इसका, मतलब काटने में आपको दिक्कत होगी ना, एकदम से फिर ना आ गए वापस हम लोग। ठीक है, छींक पे रुके थे हम। ठीक, इलिंगम डायग्राम जब चल रहा था तो उसमें हमें रुकना पड़ा। अब से दीदी लिखने की जरूरत भी नहीं, अपन यही बोल देंगे। ठीक है, जब इलिंगम डायग्राम चल रहा था यार तो हमें रुकना पड़ा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट है इलिंगम डायग्राम, और वो भी कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन से हम एलिंगम डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी एलिंगम डायग्राम अगर हमें आ गया तो उसको कैसे आंसर हमें निकालना है, तो क्या है, क्या कंसेप्ट एक्चुअली बेसिक उसका, तो वो हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी खोलो अगर, तो आपको पेज नंबर 155 पे आपको एलिंगम डायग्राम्स बहुत सारे प्लॉट दिए हुए हैं डेल्टा जी वर्सेस टी के। ठीक है, अब अगर आप वहां पे देखो तो बॉटम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यही एलिंगम डायग्राम का। ठीक है, अब उसमें आप ये क्वेश्चन मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर सकेगा एल्यूमिनियम को। हमने देखा था ना, तीन चीजें हो सकती हैं रिड्यूस करने के लिए, या तो कार्बन ले लो, या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, या फिर कोई मेटल ले लो, जिसका एक एग्जाम्पल भी हमने मैग्नीशियम ही लिखा था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का है, हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं, मतलब डेल्टा जी लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया 1100। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ हो गया हमारे पास 1000। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है हमें लगभग यहाँ पे कहीं पे 1200 डिग्री है। ठीक, डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कुछ इस तरीके का प्लॉट है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये इस रिएक्शन के लिए, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इस रिएक्शन का है। ये कौन सी रिएक्शन का है भाई, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंसिंग हम देख लेंगे, अब कितना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है वो छोड़ो। ठीक, डेल्टा जी और ये T। ठीक, ये है, ये एक बेसिक आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ से हम कैसे समझें कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब कौन सी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। फिर से वही बात, इलिंगम डायग्राम क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का प्लॉट, और उसमें डेल्टा जी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये आपने देख लिया भाई, ये ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, उसके डेल्टा जी वगैरह वगैरह टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि ये बताओ कि किस किस टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, किस टेम्परेचर रेंज में मैग्नीशियम जो है आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेन क्या है, आप अभी याद करो, आप कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड आप कर चुके हो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आपको सबसे शुरू से चालू करते हैं, प्योरीफाई, आप ओर को प्योरीफाई कर चुके हो, आप उस ओर को कन्वर्ट कर चुके हो काय में, ऑक्साइड में। तो तीसरी चीज क्या है कि आपको ऑक्साइड को मेटल में बदलना है। ठीक है, अब ऑक्साइड को मेटल में बदलना है तो काय से बदलें, ये सवाल था हमारे कि भाई कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मेटल। तो अब इनने ये पूछा है कि ये बताओ भाई, अगर मैंने बोल भी दिया कि मेटल से ही बदलना है मुझे, मैग्नीशियम मेटल से, तो ये बताओ किस टेम्परेचर रेंज में ये सही होगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट चल रहा है। अब आपको मालूम है, फॉर आपका ऑक्साइड तो बन गया, आप ऑक्साइड तो पहले ही कैल्सिनेशन या रोस्टिंग या कोई और मेथड से बना के आ रहे हो, है ना। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो खैर और ही होती है, बॉक्साइट और हमने शुरू में देखी थी। ठीक है, ये तो और मिली गई है आपको ऑक्साइड और, इसको आपको करना क्या है, इसको आपको एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। ये आपकी एक रिएक्शन है। ठीक है, चाहे हीट करके कर लो चले आप। ठीक है, ये आपको करना है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट इस तरीके का। और दूसरी चीज क्या है, आप इधर पे आप दूसरी चीज, अब आपके लिए दूसरी रिएक्शन क्या होगी कि भाई
इसमें होगा क्या कि ये जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम जो है खुद ऑक्सीडाइज होगा काय में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि आप अब मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो आप देख लो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो जब आपको करानी ये दो रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो प्लॉट आपको किसका दिया है, इस उल्टी रिएक्शन का, ये वाली रिएक्शन का प्लॉट दिया हुआ है, और ये वाली तो सीधी का ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एलिंगम डायग्राम किसका प्लॉट बताता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का, ठीक है। सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। एलिंगम डायग्राम प्लॉट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का, ये आपको प्लॉट दे दिया, ठीक है। दूसरा, लेकिन आप क्या चाहते हो, कौन सी रिएक्शन आप चाहते हो कि भाई ये रिएक्शन हो जाए और ये रिएक्शन हो जाए, यही चाह रहे हैं हम, ठीक है। जो हमारा ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाए मेटल में, और जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो अब हम अगर देखें ये रिएक्शन होगी या नहीं, और होगी या नहीं ये कौन बताएगा, डेल्टा जी इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या एलिंगम डायग्राम में, हम इन दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी को ऐड करेंगे, ठीक। हम सिंपल प्लस करेंगे इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी को, ठीक है। डेल्टा जी नॉट प्लॉट होता है वैसे एक तरीके से, नॉट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको दिया होगा बुक में, डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर उस पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे या कुछ कंसंट्रेशन पे वगैरह वगैरह, उस पे डेल्टा जी नॉट बताते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का प्लॉट है ये। तो अगर आप देखो ये रिएक्शन Al2O3 Al प्लस O2 ये गिव्स दिस वाली रिएक्शन, यहाँ पे तो इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव वाले हैं, आप बुक में देखोगे तो ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये रिएक्शन अगर इसका, ये अगर मैं मान लूँ ये लगभग लगभग आपको समझ में आ रहा है 1050 होगा नेगेटिव का, ठीक है। ये 1000 है, ये 1100 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1050 इसके आसपास की कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है 1050 है नेगेटिव का, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन जिसके लिए हमें डेल्टा जी चाहिए उसका क्या होगा, 1050 होगा लेकिन पॉजिटिव का, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट हमारा हो गया 1050 लेकिन पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसकी अपोजिट रिएक्शन का कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रही, ठीक है। ये हमें डेल्टा जी नॉट आया इस रिएक्शन के लिए, ये वाली रिएक्शन का हमें डेल्टा जी आ गया। इस वाली रिएक्शन का तो हम यहीं से निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ही एलिंगम डायग्राम बताता है। तो इसका लगभग लगा आप देखें तो पूरा 1100 हो ही गया है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप देखें तो इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, 1100, ठीक है, लेकिन कैसा, निगेटिव। इस बार साइन चेंज करने की जरूरत थोड़ी है हमें, है ना। तो अब हम तीसरी चीज क्या करेंगे भाई, हमारा काम क्या है, हम इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी को प्लस करेंगे। आप देखो डेल्टा जी इन दोनों का अगर हमने प्लस किया तो आपको कितना आएगा, -50 बचेगा। आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो -50 बचेगा, 11 मतलब 1100, मतलब 1100 माइनस एक तरीके से 1050, लेकिन 1100 नेगेटिव है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि भाई -50 आंसर आ रहा है, यानी इस दोनों रिएक्शन का जो मिक्स्ड डेल्टा जी नॉट है, इन दोनों रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है वो कितना आया, नेगेटिव आया। तो हमने शुरू में थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स में पढ़ा कि भाई जब किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, हाँ भाई ये रिएक्शन हो रही है, तो Mg जो है इसको रिड्यूस करेगा, लेकिन कब करेगा, जब तक आप देखो कि यहाँ तक है। इसके बाद अभी तो ये 1100 1100 1100, और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जाके 0 हो गया। इधर पे अगर आप देखो तो इन दोनों का ये अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट पे इसका भी माइनस इतना है, -1150 ओ -1050, और ये और दूसरी रिएक्शन का भी उतना ही है, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे इनका डेल्टा जी 0 है, इसके ऊपर जाओगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक। और इस पॉइंट के नीचे जो है डेल्टा जी निगेटिव है।
तो आपको समझ में आ गया भाई कि ये जो टेम्परेचर रेंज है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, इस रेंज में मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये हमें इलिंगम डायग्राम बताता है। बहुत सारा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। याद रखने वाली बातें क्या हैं कि भाई इलिंगम डायग्राम किसका प्लॉट है, डेल्टा जी वर्सेस टी का, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का। देखो नॉट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का, लेकिन किस किस रिएक्शन के लिए, हमारी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए, ठीक है। अब आपको रिएक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, आप कराना कौन सी रिएक्शन चाह रहे हो। आपने ऑक्साइड बना लिया है, आप उसको रिड्यूस कराना चाह रहे हो इसकी मदद से, तो ये दो रिएक्शन आपको चाहिए। अब इस मदद से आप देखोगे कि इन दोनों का डेल्टा जी क्या है, उन दोनों को प्लस करोगे, और उसके प्लस करने के बाद भी अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तब वो रिएक्शन होगी, वरना वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। ये हमें समझ में आया, ठीक है। अच्छा अच्छा कंसेप्ट है, आपको याद होगा, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, या फिर कहें कौन सा रिएक्शन होगा, वैसे वाले क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या क्या बना चुके हैं हम भाई, शुरू से अगर हम चालू करते हैं तो हमने ओर मिली, हमने अर्थ की क्रस्ट से ओर निकाली, हमने ओर को प्यूरिफाई कर लिया। तो पहली प्रोसेस क्या हो गई, इनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरी प्रोसेस हमने क्या लगाई भाई, कि भाई ओर जो है, अब ओर को कन्वर्ट करो ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक। तीसरी प्रोसेस, अब उसको कन्वर्ट करना था, उस ऑक्साइड को हमें कन्वर्ट करना था रिड्यूस करके काय में, मेटल में। तो उसका कंसेप्ट हमने किस में पढ़ लिया कि भाई इलिंगम डायग्राम, कैसे कैसे डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या क्या हो सकता है, हमारे डेल्टा जी नेगेटिव होने से ही रिएक्शन होगी, ये हमें समझ में आ गया। और इलिंगम डायग्राम को कैसे स्टडी करते हैं ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब एक हम कंसेप्ट रहता है फ्लक्स और स्लैग, ठीक है, और यहाँ पे एंड है एक्चुअली, ठीक है। फ्लक्स एंड स्लैग, ठीक। फ्लक्स एंड स्लैग का मतलब क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जब आपकी ये आपने रिड्यूस कर लिया, मतलब जो आपने ऑक्साइड बनाया ना, इसमें भी कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है जब आपने ओर को प्यूरिफाई किया था फर्स्ट स्टेप में तो पूरी तरीके से आपने प्यूरिफाई कर दिया, मतलब सारी गैंग सारे इम्प्यूरिटी सब चली गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ इम्प्यूरिटीज अभी भी बची रहती हैं, जिसको फर्दर रिमूव करने के लिए हम ये फ्लक्स एंड स्लैग का कंसेप्ट यूज करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम ओर में ऐड करें, ठीक है, या ऑक्साइड जो अगर हमने बना लिया उस स्टेप में ऐड करें, तो वो जो हमारी गैंग पार्टिकल है उसके साथ ऐड होके कोई कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। ये गैंग के साथ फ्लक्स का कंपाउंड है, ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, कंपाउंड है, ठीक है। फ्लक्स के साथ जो हमारी फ्लक्स जो है वो हमारे गैंग पार्टिकल के साथ जो अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, उसके साथ करके वो कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक। तो वो कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड को जो है, ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोल देते हैं स्लैग, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, स्लैग, ठीक। तो फ्लक्स एक अलग चीज है, स्लैग एक अलग चीज है, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फ्लक्स आपने डाला है सिस्टम में ताकि आप जो गैंग पार्टिकल्स अभी भी बचे हुए हैं उसको और हटा लो, तो वो जो मिल जाता है आपको वो कंपाउंड, जब वो हमारा फ्लक्स जो है गैंग पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम बोल देते हैं स्लैग। और स्लैग क्या होता है, ये बहुत इजीली रिमूवेबल होता है, ठीक है। मतलब आप, इतना भी इजी है कि मतलब आप खुद ही, या तो मैकेनिकल कोई मेथड से रिमूव हो सकता है या पानी आप डाल दो, कुछ भी तरीके से। स्लैग्स ऑफ, इसलिए बहुत सारे आप एनसीईआरटी में शब्द पढ़ोगे स्लैग्स ऑफ, ठीक है, मतलब स्लैग की तरह बाहर आ गया, ठीक है। स्लैग जो है बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है फ्लक्स और स्लैग का। अब ये कहाँ पे यूज हुआ, ये हमने देखा कि भाई कॉपर की एक्सट्रैक्शन अगर आप देखें, एक कॉपर का एक्सट्रैक्शन क्या है, सबसे पहले कॉपर की हम सल्फाइड ओर मिलती है हमें, ठीक है। तो जैसे ही आपको सल्फाइड ओर मिली, आपको समझ में आ गया, मान लो ये प्यूरिफाइड मिल चुकी है, इनरिचमेंट हो चुका है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी रोस्टिंग करोगे, ठीक है। आपने इसकी रोस्टिंग करी, आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो आपको Cu2O मिल गया प्लस SO2 मिल गया, ठीक है। रोस्टिंग में सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है।
ये Cu2O मिल गया आपको, ठीक। ये आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड हो गया। अब आपको करना है रिडक्शन, ठीक है। तो अब आप अगर देखो एलिंगम डायग्राम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें Cu2 मतलब जो हमारी कॉपर है इसका रिडक्शन के लिए कार्बन इज गुड, ठीक है। मतलब कार्बन नॉर्मल टेम्परेचर्स पे आप कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन से रिड्यूस करना आसान है इसको, ठीक है। कॉपर के ऑक्साइड को आप एलिंगम डायग्राम से, अब आप खुद समझो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें हमने बहुत डीपली सारे कंसेप्ट को देख लिया, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड के लिए, उसके रिडक्शन के लिए हमें कार्बन मिल जाता है, आप एलिंगम डायग्राम से स्टडी कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस हम कर सकते हैं कार्बन से, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, या फिर अभी अगर थोड़ा कमी हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है हमने मान लिया, ठीक। तो ये रिएक्शन है। अब एक्चुअली में होता क्या है, कॉपर के ऑक्साइड में इम्प्यूरिटी होती है FeS की, Fe एक्चुअली हमारे FeO की, ठीक है। कॉपर के ऑक्साइड में इम्प्यूरिटी कई की रहती है, फेरस ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो इसमें हम जो है एक सब्सटेंस डालते हैं SiO3 जिसको हम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। SiO3 क्या है, सिलिकेट, ठीक। ये है आपका सिलिकेट, और सिलिकेट यहाँ पे काम क्या कर रहा है, फ्लक्स का, ठीक। सिलिकेट किसके, क्योंकि ये अभी इम्प्योरिटी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप आप आयरन का एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, आप कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना, अभी इस रिएक्शन में। तो ये इम्प्योरिटी आपके लिए, आपने इसमें सिलिकेट डाला, कुछ SiO3 जैसा कुछ सा कंपाउंड बन गया, ठीक है। आयरन सिलिकेट बोल लो, फेरस सिलिकेट बोल लो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बन गया, ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये आपका क्या, इसको क्या नाम दे दोगे आप, स्लैग, ठीक है। इसको कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा स्लैग, ठीक। तो ये जो स्लैग है अब ये आसानी से हट जाता है। तो इस रिएक्शन में जब हमारा जो आयरन है, इसको आयरन सिलिकेट जो स्लैग्स ऑफ हो जाता है, इसकी इस प्रिपरेशन में दो, एक कॉपर मेटे नाम का प्रोडक्ट और बनता है, ठीक है, कॉपर मेटे, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं, इसमें Cu2S और FeS, ठीक है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर मेटे का कंसेंट्रेशन क्या क्या होता है, तो Cu2S और FeS, ठीक है। तो अब आपको मालूम है आपके पास Cu2O है, ठीक। दूसरी चीज आपके पास Cu2S है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं तब जाके आपको मिलता है कॉपर, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करना था, और दूसरी चीज इसके साथ रिलीज होती है SO2 गैस, ठीक है। अब SO2 गैस जब रिलीज होती है ना, तो आप कुछ, तो इस ये जो कॉपर हमारा बना है इसका नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, फफोले एक तरीके से, ठीक है। जो, हाँ, फफोले इज द राइट वर्ड, ठीक है, फफोले जो होते हैं, ठीक है। अभी ये फफोले, ब्लिस्टर कॉपर इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, आप सोचो, मतलब कॉपर, ये कॉपर है हमारे पास इधर पे, और इधर से एकदम से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो कुछ, अब वो क्या वर्ड, जो भी आप ब्लिस्टर बोल लो, फफोले बोल लो, जो भी शब्द, ठीक है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसकी वजह से ये ब्लिस्टर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स, फफोले, फोड़े, जो भी, ठीक है, ये क्रिएट होते हैं। इसलिए यहाँ से जो हमें कॉपर मिलता है, इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक। ये रिएक्शन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये रही, ठीक है। ब्लिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि SO2 ब्लिस्टर बनते क्यों हैं, क्योंकि SO2 रिलीज होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन में दो चीज़ें हमें बहुत सबसे पहले याद रखें, दो या तीन चीज़ें, जैसे SiO2 जो है वो हमारा फ्लक्स है, ठीक है। फिर FeSiO3 ये हमारा स्लैक्स ऑफ हो जाता है, यही हमारी इम्प्यूरिटी थी, जिसको मतलब FeO की जो हमारी इम्प्यूरिटी थी इसको हटाना था हमें, ठीक है। तो FeSiO3 स्लैक्स ऑफ हो जाता है, ठीक। फिर जो इस स्लैक्स ऑफ रिएक्शन में जो हमारा कॉपर मेटे प्रोड्यूस होता है, मतलब अब है तो और ही ना, और के अंदर इम्प्यूरिटी है, तो अगर Fe के साथ कोई रिएक्शन हुई तो ये भी तो बनेगा,
अंदर और भी तो बनेगी, ठीक है। तो Cu2S, ये जो हमारी Cu2O थी, वो Cu2S और FeS में कन्वर्ट हो के कुछ हमारा कॉपर मेटे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब इस ये जो Cu2S है और जो बची हुई हमारी Cu2O है, ठीक, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कराते हैं। इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक। ये हमारा हुआ कॉपर का एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ठीक है। तो हम अब एक और छोटी सी रिएक्शन है कि यार ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, ठीक। ये हमारी रिएक्शन है। ये किसका एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब आपने जिंक ऑक्साइड जो बनाया था उसको आपने रिड्यूस करके कार्बन से आपने जिंक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई खास कुछ याद रखना नहीं है, बस ये याद रख लेना कि भाई जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन आप किससे कर रहे हो, किससे फिजिबल हो रहा है आपका, कार्बन से, ठीक। बस इतना याद रख लेंगे। अब हम आते हैं, ये हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोड्स जो हम 10th में पढ़ा था, ठीक है, वैसा कुछ हमने इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब जो है दो चीज़ें आपको याद रखनी कि इलेक्ट्रोलिटिक, आप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से किस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो या रिडक्शन कर सकते हो मेटल में बनाने के लिए, ठीक। तो उसमें क्या है, इसको तो मिटा लेता है। दो चीज़ें हैं केवल, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से कॉपर, इसको भी आप इलेक्ट्रोलिटिकली आपने निकाला हुआ है, और दूसरा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कॉपर के बारे में इतना कोई खास दिया भी नहीं हुआ है, हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पढ़ना है ये एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। अगेन एल्यूमिनियम की और क्या है, बॉक्साइट, ठीक। बॉक्साइट मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोड वाली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, ठीक है। तो याद क्या रखना है, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस किसके लिए है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। इसमें वही इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, एक जगह पे रिडक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोड पे आपको मालूम है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो के आपको अल्टीमेटली मिलना क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक। आपको मिलना है एल्यूमिनियम में। प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल, ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर विच एलिमेंट हॉल हेरोल्ट प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए भाई एलिमेंट कौन सा है, वो एल्यूमिनियम, और किस और के साथ वो हम करते हैं, ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बॉक्साइड भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें हम दो इम्प्यूरिटीज़ खुद से ऐड करते हैं। वही इम्प्यूरिटीज़ क्या हो गई, वो फ्लक्स एक तरीके से, ठीक है। वो जो इम्प्यूरिटीज हम ऐड करते हैं उसके दो काम हैं, ठीक है। उसके दो काम क्या है, एक काम है उसका कि ये मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसकी क्या ज़रूरत है भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रोड करके जो मेल्ट हो जाए उसके बाद ही तो वो टूट के फिर एक जगह पे आके इकट्ठा होगा, मतलब एल्यूमिनियम आपका एक साइड आएगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज एक साइड जाएंगी। तो वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का काम जो है वो फ्लक्स करता है, ठीक है। Na3F6 और CaF6 इस तरीके की कुछ इम्प्योरिटीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम की कोई इम्प्योरिटी होती है और एक कैल्शियम की कोई इम्प्योरिटी होती है, उसको हम ले लेते हैं, और उसका काम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना, ठीक है। ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ाना। ये बिल्कुल 2 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा। वो इम्प्यूरिटी का काम क्या होता है, पहला काम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना, दूसरा कंडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। मेन हमें हॉल हेरोल्ट प्रोसेस याद रखनी है, किसके लिए होती है, एल्यूमिनियम के लिए होती है। बॉक्साइट ओर मतलब बॉक्साइट ओर के द्वारा हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। ये जो फ्लक्स, ये इसको आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन फिर भी इनका काम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक। यहाँ पे हमारे सारे तरीके से एक्सट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। अब लास्ट प्रोसेस आप शुरू से स्टार्ट करें तो आपने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या फिर बोले इनरिचमेंट ऑफ ओर, आपने कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड कर लिया है। उसके बाद ऑक्साइड को कन्वर्ट करके रिड्यूस करके हमने मेटल भी बना लिया है। अब जो मेटल आया है अगेन ज़रूरी नहीं वो प्योर बने, ठीक है। अब जो वो मेटल आया है वो उसको भी और रिफाइन करना पड़ेगा। तो लास्ट प्रोसेस जो है वो हमारे लिए हो जाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो आपको मेटल मिल गए
उसको रिफाइन करना है। अब इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, इसमें है रटने का काम, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ये मालूम होना चाहिए कि भाई डिस्टिलेशन जैसे एक प्रोसेस है तो वो किस मेटल के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो उसकी ट्रिक हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे पहली प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन, ठीक। अब डिस्टिलेशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है, चाहे आप जेई मेंस देख लो और बोर्ड्स में भी टिक द करेक्ट में, ये आपके काम आना ही आना है, गारंटीड, ठीक है। ये क्या है, कुछ प्रोसेस, इसमें कौन कौन से मेटल का इस्तेमाल हो जाता है, ये आपको सिर्फ ट्रिक से, या मतलब ये प्रोसेस से आप किस मेटल को रिफाइन कर सकते हो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे है पहली प्रोसेस डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ट्रिक क्या है भाई, डिस्ट तक रखो आप, ठीक है। अब डिस्ट से आप रिलेट कौन सा शब्द कर सकते हो, डस्ट, ठीक। डिस्ट को आप रिलेट कर सकते हो डस्ट से, ठीक है। और पूरी केमिस्ट्री में आप एक शब्द तो रटी, मतलब आप जब पूरी 12th खत्म होगी आपकी, आपको ये तो रट ही जाएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिंक डस्ट, ठीक, जिंक डस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि भाई डस्ट मतलब जिंक डस्ट। तो एक आपको समझ में आ गया कि डिस्टिलेशन किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जिंक के लिए तो गारंटीड कर सकते हैं, ठीक है। और डस्ट मतलब क्या, गंदगी या स्मोक से भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो डस्ट अगर आपके नाक में, आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चली जाएगी तो अगेन मतलब है इलॉजिकल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो लॉजिक है कि मर जाएंगे काइंड ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए होगे कौन सा मेटल आना है, मर क्यों रही है, ठीक है। अगर डस्ट ज़्यादा है तो मर क्यों रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो जिंक, डस्ट, मरकरी, एक ट्रिक आप मतलब 3 आपको शब्द याद रखना है आपका डिस्टिलेशन, क्योंकि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आना है कि डिस्टिलेशन से आप किसको प्योर कर सकते हो, कौन से मेटल को, ठीक है। तो जिंक, डस्ट, मरक्यूरी, ठीक। अब दूसरी क्या आती है, दूसरी होती है लिक्वेशन, ठीक है। अब 8th 9th से हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और जो SST हमें पढ़ाई जाती है उसमें आपने एक शब्द सुना होगा लेटिन, ठीक है। लेटिन तो हर जगह आता है, ठीक है। दिस इज डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड, दिस इज डिराइव फ्रॉम दिस। तो लेटिन जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ से आपको एल मिल जाएगा लेटिन के लिए, और यहाँ पे आप समझ ही गए होगे क्या मिल जाएगा आपको, टिन, ठीक है। तो लिक्वेजन किस मेटल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, टिन के लिए, ठीक है। ट्रिक होती है, कोई लॉजिक आपको मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। तो ये लिक्वेजन जो है उसको आपको मिल गया लेटिन, ठीक है। तो इसकी हम ट्रिक, तो खैर इसका तो समझ ही गए होगे आप, इसके लिए हम ट्रिक क्या लिख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी, लेटिन, ओह सॉरी, ये एल और ये टिन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। लेटिन, लिक्वेजन का आंसर क्या हो गया, लेटिन, तो टिन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। तीसरी चीज़ क्या आती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब अभी जैसे आपने कॉपर को क्या किया था, आपने अभी आपने एल्यूमिनियम को आपने इलेक्ट्रोलिटिकली प्रोड्यूस किया था। अब एक तरीका होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन भी कर सकते हो जो आपने एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब उसमें 2 इंपॉर्टेंट जैसे आंसर में भी लिखने को होता है कि भाई इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, ठीक। ये आंसर है, आपने 8th 9th में भी किया होगा, 10th में तो किया ही होगा। इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जब भी हम करते हैं तो इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, ठीक। मेटल कौन सा, जिसको हम रिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, अ स्ट्रिप, थोड़ा पतला सा स्ट्रिप, इधर पे बहुत ज़्यादा मोटा सा, इधर पे पतला सा, तो अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, ठीक है। फिर सोल्यूशन भी आपको मालूम है, आप उसका ही लेते हो जो जिसमें उसी मेटल का सॉल्ट होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप बाई चांस कॉपर को रिफाइन कर रहे हो तो आपको मालूम है आप कॉपर सल्फेट ले सकते हो, ये वाला आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें आयंस चाहिए होता है, उसी मेटल के आयंस होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप कॉपर सल्फेट यहाँ पे अगर ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गए, ठीक।
अब इसमें होता क्या है, वही वही रिएक्शन इलेक्ट्रोड वाली, एनोड मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा और मेटल मिल जाएगा आपको। अब इसमें कॉपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कॉपर या किसी भी चीज़ के लिए एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। तो जैसे ये एनोड है हमारी, यहाँ पे कैथोड है, ठीक, तो इसके नीचे जाके कुछ इम्प्यूरिटीज जमा हो जाती हैं, ठीक, उस चीज़ को हम कहते हैं एनोड मड। और एनोड मड इन केस ऑफ कॉपर, जब आप कॉपर को रिफाइन कर रहे हो, एनोड मड के जो कंसंट्रेशन होते हैं भाई साहब बहुत कीमती, ठीक है। एनोड मड के जो कंसंट्रेशन, एनोड मड में जो जो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब एक तो आपको कॉपर मिल ही रहा है, ऊपर से जो इम्प्यूरिटी है वो भी आपके बहुत काम की है, ठीक है। तो एनोड मड में आते हैं एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंड गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ठीक। ये काय के कंसंट्रेशन है आपके, ये एनोड मड के कंसंट्रेशन है, ठीक है। मतलब सोचो, एक तो आपको कॉपर को आप रिफाइन कर रहे हो तो कॉपर प्योर होके मिल रहा है आपको, दूसरी चीज एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम चल छोड़ भी दो, गोल्ड, कितना इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये एनोड मड का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक। इस मेथड से हमें कितना फायदा हो रहा है कि एक तो हमें ऊपर जो हमें चीज़ चाहिए थी वो भी मिल गई, दूसरी जिसको हम इम्प्यूरिटी बोल रहे हैं उस इम्प्यूरिटी में भी कितना अच्छी चीज़ है, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये नोबल मेटल्स हैं, ठीक है। ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, ये बहुत हैवी मेटल्स बोल लो, कुछ भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, आप तो जानते हो गोल्ड, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, कॉपर का जब हम रिफाइन करते हैं तो उसमें ये 4-5, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एनोड मड के कंसंट्रेशन है, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ठीक है। अब ट्रिक अगेन, या तो आप खुद बना लो, एक मैं फालतू की मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक आंटी सेले तेल, ठीक है, आंटी सेले तेल, ठीक है। तो आंटी सेले तेल, और उसके बाद आंटी क्या बोलेंगी, नो बोलेंगी, नो बोल, ठीक। तो नो बोल, अगेन नोबल क्या है, नोबल मेटल्स, मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये कौन से मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स। तो आंटी सेले तेल, नो बोलेंगी, तो इट्स लाइक समझ गए होगे, ठीक है। आपको खुद की ट्रिक हो तो आप कमेंट करके बताओ, वरना इससे ही काम चलाओ, ठीक। ये हमारा तीसरी प्रोसेस भी हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। एक बात याद एक और करनी है हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, क्या कि कॉपर को भी हम कर सकते हैं, जो हमने कॉपर के बारे में पढ़ा है। दूसरी सिर्फ याद ही रख लेना है हमें कि जिंक को भी हम इस मेथड से रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम कर लें क्लियर कि भाई जिंक को 2 तरीके से हम रिफाइन कर सकते हैं, एक हमने टॉप में डिस्टिलेशन पढ़ा है और दूसरा ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी हो गया। अगली प्रोसेस क्या आती है, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। चौथी प्रोसेस क्या हो गई हमारी, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। अगेन मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसकी ट्रिक लिख लो, क्या है, इंडियन जर्सी, ठीक है। एक काम करो, इंडियन जर्सी, अब बहुत से सोच रहे होंगे जर्सी की स्पेलिंग ये नहीं होती, लेकिन हमारे लिए यही है, ठीक है। इंडियन जर्सी बोरो, ठीक, बोरो, ये हाँ हमारा डब्ल्यू भी आएगा, डबल आर भी आएगा, छोड़ो, ठीक है, बोरो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसकी मुझे मिल नहीं रही थी लेकिन फिर भी आप, करेगा का सिर्फ आपको गा लेना है, अब अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। तो इससे मेटल्स क्या क्या मिल रहे हैं हमें भाई, इंडियन से आपको मिल रहा है इंडियम, ठीक है। तो एक काम करो इसे, बल्कि चलो खैर समझ गया आप, ठीक है, इंडियम, इंडियन से आपको क्या मिल रहा है, इंडियम, ठीक। यहाँ से आपको मिल रहा है जर्मेनियम, ये दूसरा मेटल क्या हो गया आपका, जर्मेनियम, इंडियन, जर, सी से सब समझ गए होंगे, सिलिकन, ठीक, सिलिकन, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, सिलिकन, ठीक। और बोरो, बोरो से आपको सिर्फ यहाँ पे एक एन लगाना है तो बन जाएगा बोरोन,
ठीक, इंडियन, जर्सी, बोरोन। और इसको यार देखो, नया तुम्हें मिले तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे सिर्फ इतना था तो मेरे को रटा गया। हमें मेन जीए पे फोकस करना है, इट्स गीलियम। ठीक है, तो इंडियन, जर्सी, बोरो, करेगा का सिर्फ जीए लेना है। ठीक है, ये याद कर लेना, अच्छी ट्रिक है, मतलब अच्छी है, देखो। ठीक है, तो इंडियन, जर्सी, बोरो, करेगा का सिर्फ जीए ले लेना। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। तो इंडियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन एंड गैलियम। ठीक है, ये जोन रिफाइनिंग के हो गए। ठीक, अब पांचवी और लास्ट आती है वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक, वेपर फेज रिफाइनिंग में भी दो हैं। एक तो आपका क्या हो जाता है, मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, और एक वान अर्कल प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसमें भी अगेन फिर मैं कोई प्रोसेस नहीं बता रहा, ट्रिक बता रहा हूँ। मॉन्ड, तो भाई हिंदी में एक शब्द होता है अकलमंद। ठीक है, अकलमंद को हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, और जैसे कोई ज़्यादा अकल झाड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, निकल। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द आपको सिर्फ एक याद रखना है, निकलमंद। ठीक है, और निकल की स्पेलिंग भी आप समझ गए होंगे अब तक, तो इट्स लाइक निकलमंद। ठीक है, अकलमंद, निकलमंद। ठीक, निकलमंद। तो ये प्रोसेस जो है मॉन्ड प्रोसेस, ये निकल के लिए होती है, निकलमंड। फालतू लग रहा होगा लेकिन ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो निकलमंड, अकलमंद, जो भी याद रखना रख लो। दूसरी है वान अर्कल। ठीक है, अब इसे हम अलग लेवल लोग हैं, हम वान अर्कल नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे वान अंकल। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वान अंकल। ठीक है, तो वान अंकल एक्चुअली क्या हुआ, इस कहानी है कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपके घर के सामने जो है आपके जो पड़ोसी हैं उनकी खिड़की, मतलब उनके घर का कांच सामने पड़ता है, और उन अंकल का नाम आप समझ गए हो कि जिनका नाम है वान। ठीक है, तो वान अंकल। अब बॉल चली गई, वो दे नहीं रहे। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, वान अंकल जरा जरा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कभी कभार दे भी देते हैं, ज़रा टाइट है। ठीक है, तो वान अंकल जो है थोड़े टाइट, टाइट समझ रहे, थोड़े गुस्सेल हैं या थोड़े जो भी हैं। ठीक है, तो ज़रा से आप याद रखेंगे जिरकोनियम, और दूसरा टाइट से आपको क्लियर ही कट आ गया, टाइटेनियम। ठीक, अब ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताओ, नहीं लगी हो तो खुद की बताओ, जो भी है याद करना तुम्हारा काम है, मुझे तो याद है। ठीक है, तो वान अंकल ज़रा टाइट है, इससे आपका ये हो गया जिरकोनियम, टाइटेनियम। मॉन्ड प्रोसेस निकलमंड, तो निकल। डिस्टिलेशन याद करो तो हमने डस्ट, जिंक डस्ट और मर्क्यूरी है। ठीक है, जिंक डस्ट मर्क्यूरी है काइंड ऑफ। ठीक, फिर लेटिन से हमने याद किया था लिक्वेशन प्रोसेस के लिए टिन। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कॉपर को करा था हमने, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि भाई इम्प्योर मेटल को बनाते हैं हम एनोड, और स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को हम बनाते हैं कैथोड। बाकी रिफाइन होके जो नीचे हमारे एनोड मड बचता है, उसमें ट्रिक क्या थी, आंटी से तेल और नो बोलेंगी, तो नोबल मेटल्स गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो दिस इज द चैप्टर खत्म हो चुका है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।